बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन कुछ हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहले 5 एप्लीकेशन के बारे में बात करूं, बंसन बर्नर केमिस्ट्री लैब में आपको जो है ना गैस फॉर्म में अगर कोई केमिकल को हीट करना होता है तो वहां पे ना जो गैस है ना का सोर्स होता है, हीट का सोर्स होता है, उसे कहते हैं बंसन बर्नर। यहाँ से जो फ्लेम निकलती है, इस फ्लेम को मैं बढ़ाने या घटाने के लिए यहाँ क्या होता है, एक नोजल लगा होता है ना, मतलब यहाँ पे एक लेट से इस टाइप से घुमाने वाला होता है। तो जैसे जैसे ये घूमता है वैसे वैसे क्या होता है यहाँ पे, वैसे वैसे यहाँ से फ्लेम बढ़ाया या घटाया जा सकता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई या घटाई जा सकती है। कैसे हम जानते हैं, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे जैसे इसको हम खोलेंगे वैसे वैसे एरिया बढ़ेगा और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी घटेगी, a इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जहां वेलोसिटी घटेगी वहां पे प्रेशर क्या होगा, हमारा बढ़ेगा बर्नौलीज थ्योरम से। मतलब हम इस फ्लेम की इंटेंसिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होने के कारण क्या हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है। तो ये है बंसन बर्नर में कैसा है ना आपका बर्नौली थ्योरम का यूज करके काम होता है। नेक्स्ट है मेरा लिफ्ट ऑफ एन एयरफॉइल। अगर मैं बात करूं एक एरोप्लेन या एक है ना एयरफॉइल, एक पतला सा कागज को उड़ाना है ना, इसको समझने के लिए हम एरोप्लेन का है ना बात करते हैं। एरोप्लेन हवा में कैसे उड़ते हैं, तो लेट्स से ये अगर मेरा कोई एरोप्लेन है ना, ये रहा आपका एरोप्लेन करते हुए, सपोज ये रहा आपका एरोप्लेन। अब क्या होता है, अब यहाँ पे हम जानते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे स्पीड क्या होती है आपकी, कम होती है ना। एयर की स्पीड जो होती है वो हम बोल सकते हैं P1 और P2 में कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर जाओगे प्रेशर घटेगा, मतलब प्रेशर घटता है। और यहाँ प्रेशर कम, मतलब यहाँ क्या बोल सकते हैं, प्रेशर वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ पे विंड की वेलोसिटी ज्यादा और यहाँ पे जो विंड की वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, कम होगी, ये V2। हम यहाँ जानते हैं ऊपर विंड ज्यादा स्पीड से फ्लो करेगी, नीचे विंड कम स्पीड से फ्लो करेगी, जिसकी वजह से ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, कम होगा और नीचे प्रेशर ज्यादा होगा। तो नेट प्रेशर कहां की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो नेट प्रेशर ऊपर की तरफ होगा, जिसके वजह से इस एरोप्लेन पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स इस एरोप्लेन को ना टेक ऑफ करने में हेल्प करेगा। उसके बाद ये एरोप्लेन आराम से उड़ सकता है। तो ये चीज हम यूज करते हैं है ना। तो जब भी हवा फ्लो करती है वहां पे ऊपर में हवा की वेलोसिटी ज्यादा होती है, वेलोसिटी ज्यादा के कारण प्रेशर कम होता है, जिसके वजह से नीचे का प्रेशर ज्यादा ऊपर का प्रेशर कम। तो नेट प्रेशर ऊपर की तरफ जो है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसका वैल्यू होता है ये प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P इनटू ये बेस का एरिया A। और ये फोर्स के कारण ये जो एरोप्लेन बोला जाए या कोई एयरफॉइल बोला जाए उसे लिफ्ट किया जा सकता है। तो ये हुआ मेरा सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। थर्ड एप्लीकेशन आते हैं स्पिनिंग ऑफ बॉल, मैग्नस इफेक्ट। तो बॉल कैसे स्पिन करती है, सेम इसी का फिर से यूज करूंगा। तो बॉल हवा में स्पिन कराने के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर एक फास्ट बॉलर की बात की जाए तो फास्ट बॉलर अपनी बॉल को रिलीज करता है आर्म्स लेंथ पे जाते हुए। वो चाहता है ना क्रिकेट में कि जो बॉल हो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो ना, जल्दी ग्राउंड को हिट करे और जल्दी बैट्समैन के पास जाए, यही फास्ट बॉल है। पर अगर स्पिनर की बात की जाए तो स्पिनर अपनी बॉल को इस हाइट पे जाके रिलीज करता है। रीजन क्या है इस हाइट पे रिलीज करने का, कि ज्यादा टाइम ऑफ है ना वो फ्लाइट मिलेगा। जितना ज्यादा टाइम हम बॉल की बात करें तो जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखा तो ये प्रेशर P1, ये प्रेशर P2, तो यहाँ पे P2 प्रेशर कम होगा और यहाँ पे P1 प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। ऊपर प्रेशर कम, मतलब ऊपर एयर की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी और नीचे एयर की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, है ना। मतलब यहाँ एयर की वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे ये एयर जो होगा वो इसको है ना जिस वेलोसिटी से जा रहा होगा, इस लेयर जो इसके कांटेक्ट में होगी वो भी उसे उतनी वेलोसिटी से आगे ले जाने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे एयर की वेलोसिटी कम है तो ये कम वेलोसिटी से ले जाने की करेगी कोशिश, जिसके वजह से यहाँ पे इन दो लेयर्स के बीच में है ना ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स में क्या होगा, डिफरेंट वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग एक फोर्स लगेगा। और उस वेलोसिटी डिफरेंस के चलते ये जो बॉडी होगी ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड, नीचे 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये बॉल जो होगी 8 मीटर पर सेकेंड से आपकी क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। तो ये आप बॉल को स्पिन करा सकते हो है ना यूजिंग दिस
बर्नौलीज थ्योरम। वही काम देखना है कि प्रेशर कम होता है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, जैसे यहाँ पे डिस्कस किया वैसा ही है। तो ये मैग्नस इफेक्ट में बोला जाता है। तो ये स्पिनिंग ऑफ बॉल में बर्नौलीज थ्योरम का जो यूज है हमने डिस्कस किया, जितना ज्यादा हाइट होगा, है ना, बॉल जितना ज्यादा हवा में होगा उतना ज्यादा वो प्रेशर डिफरेंस फील करेगा, उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा, और जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा ही ये बॉल क्या होगा, हवा में स्पिन कर रहा होगा। तो हमें चाहिए ये ज्यादा टाइम हवा में रहे, इसीलिए इसे ऊपर से ही रिलीज कर दिया जाता है। आपने शेन वॉर्न या हरभजन सिंह को बॉल करते हुए देखा होगा, तो वो लोग अपनी बॉल को इसी हाइट पे रिलीज कर देते थे ताकि वो जितना टाइम हवा में रहे उतना ज्यादा रोटेट करे, और जितना ज्यादा रोटेट करेगा उतना ज्यादा उसमें स्पिनिंग इफेक्ट आएगा, जिसे हम नाम दे रहे हैं मैग्नस इफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं बात करने स्प्रेयर। स्प्रेयर है ना, जो हिट या कॉलिंग छिड़कने के लिए ना जो स्प्रेयर होता है, वो स्प्रेयर कैसे होता है, अगर उस स्प्रेयर क्या दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरह से होता है वो स्प्रेयर। ये रहा ना, यहाँ पे नोजल होता है, यहाँ पे पंप होता है, ये पंप लगा होता है, और ये पंप से आप क्या करते हो, इसे स्प्रे करते हो। तो यहाँ पे सिंपल वही चीज है कि यहाँ पे इसका नोजल जो होगा उसको बढ़ाया जाता है, नोजल बढ़ाने के कारण वेलोसिटी घटता है, प्रेशर बढ़ता है, तो ये हाई प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा दूर जाके स्प्रे हो सकता है। तो यही बर्नौलीज थ्योरम में कैसे ये स्प्रेयर में भी यूज होता है वो भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है पिंग पोंग बॉल इन एन एयर जेट। फाउंटेन आपने देखा होगा, पानी का फव्वारा जो लगा होता है, तो उसी तरह से एयर जेट क्या बोला गया है, जेट मतलब क्या होता है ना, एकदम जैसे रॉकेट में जो जेट निकलता है, जो एकदम सडन है ना रिलीज ऑफ गैस होता है, उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ। तो सपोज कीजिए ये मेरा यहाँ पे एक एयर जेट है जो यहाँ पे एक हाई स्पीड से एयर को ऊपर फेंक रहा है। पिंग पोंग बॉल कैसे कहते हैं, टेबल टेनिस की बॉल को। तो टेबल टेनिस की बॉल को अगर इस पॉइंट पे छोड़ा जाए, ठीक है, तो इस पॉइंट पे छोड़ा जाए तो ये बॉल पहले ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा, फिर ये बॉल क्या होगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस के कारण ये बॉल फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इस तरह से ये जो पिंग पोंग बॉल एयर जेट में फ्लो करता है ना, वो भी किसके अकॉर्डिंग दिखाया है मैंने, बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग दिखाया है। यहाँ बोल सकता हूँ यहाँ प्रेशर ज्यादा है और यहाँ प्रेशर मेरा क्या है, कम है। जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कम होती है, और यहाँ ज्यादा प्रेशर होने के कारण तो ये बॉल जो होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगा, फिर ये नीचे आएगा ग्रेविटी के कारण। तो इस तरह से बॉल का जो मोशन है पिंग पोंग बॉल का एयर जेट में, वो भी बर्नौलीज थ्योरम को ओबे करते हुए है। तो ये है मेरे कुछ एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम जो मैंने डिस्कस किए। और दो एप्लीकेशन जिसमें हम पहली बात करें विंड स्टॉर्म, जब एकदम आंधी आ रही है ना, तो अपने घर पे जो लगी हुई लेट से ऊपर जो टिन की छत होती है उसकी अगर मैं बात करूं ना, जो टेम्पररी आपका जो लगा होता है टिन का छत, तो यहाँ पे जो ऊपर ये आपका नीचे घर मान लो ना, यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और ये ऊपर टिन का छत है, तो ऊपर और नीचे में किस साइड में वेलोसिटी ऑफ एयर ज्यादा होगा ना, नीचे तो हवा रुकी हुई है, ऊपर एयर की वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम हम बोल सकते हैं प्रेशर कम होगा, और नीचे प्रेशर क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो नीचे प्रेशर ज्यादा होगा तो इस प्रेशर डिफरेंस के चलते क्या लगेगा ना, ये जो रूम की हवा होगी उस पर प्रेशर लगाएगी, और ये जो होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगा, तो इसके जो नट बोल्ट होंगे वो फोर्स अगर बहुत वीक हुआ तो ये टिन उड़ के, है ना, कहीं और जाके गिर जाएगी। तो ये विंड स्टॉर्म में बहुत कॉमन चीज है जो देखी जाती है। तो ये किस फेनोमेनन को ओबे कर रही है, बर्नौलीज थ्योरम को। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ एयर जस्ट अबव द रूफ इज लार्ज। यहाँ पे मैंने बोला जो रूफ के ऊपर वाली एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम प्रेशर जस्ट अबव द रूफ इज लेस देन प्रेशर बिलो द रूफ। तो यहाँ पे मैंने बोल रहा हूँ कि ऊपर का जो प्रेशर होगा वो नीचे वाले प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। ऊपर कम प्रेशर, नीचे ज्यादा प्रेशर। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द रूफ। इस प्रेशर डिफरेंस के चलते ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है विच इज ब्लोन ऑफ विदाउट डैमेजिंग अदर पार्ट्स ऑफ द हाउस। जो ये रूफ ब्लो हो जाएगा, है ना, बाकी कोई हाउस के पार्ट को डैमेज नहीं करेगा, सीधी टिन उड़ के चली जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किया कैसे ना विंड स्टॉर्म में ये बर्नौलीज थ्योरम का। नेक्स्ट हम बोलते हैं जैसे अगर आप ना
प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े होते हो जहाँ से ट्रेन गुजरती है, तो लेट्स से यहाँ से ट्रेन गुजरने वाली है ना, तो वहाँ पे देखोगे एक येलो कलर की लाइन रखी होती है, लिखी होती है, उससे आप पीछे खड़े होने बोला जाता है सेफ्टी रीजन से। क्यों, अभी देखते हैं। तो यहाँ से जो विंड जाएगी ना, जो आपकी ट्रेन गुजरेगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, है ना, तो वो ज़्यादा हाई स्पीड से जब जा रही है, राजधानी सपोज एक्सप्रेस सुपरफास्ट बात की जाए, तो जब इतने हाई स्पीड से ट्रेन जाएगी तो यहाँ पे एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी एयर की, वहाँ पे प्रेशर कम होगा। पीछे एयर की वेलोसिटी कम है मेरे, तो वहाँ वेलोसिटी कम है, मतलब वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ प्रेशर ज़्यादा, यहाँ प्रेशर कम, तो मुझे क्या लगेगा, मेरा आगे की तरफ कोई ना टुवर्ड्स द ट्रेन मुझे लगेगा कोई धक्का मिल रहा है। ये किस वजह से मिल रहा है, फिर से बर्नौलीज थ्योरम की वजह से मुझे लगेगा कि मैं ट्रेन की तरफ ना एक पुशिंग फोर्स लग रहा है जो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से लग रहा है, तो इसीलिए वो लाइन के पीछे खड़े होना बोला जाता है। ये इतना ज़्यादा होता है कि आप हल्का सा आगे शिफ्ट हो सकते हैं, और अगर लेट से आप वो लाइन को आगे क्रॉस कर जाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो यहाँ बोला गया है when a fast moving train crosses a person standing near railway track, तो उस रेलवे ट्रैक के अगर पास खड़े होंगे तब आपको समझ आएगा, ये नहीं टिकट काउंटर पे खड़े हैं तब समझ आएगा, एकदम पास खड़ा होना पड़ेगा। The person has a tendency to fall towards the train, मैंने बताया पर्सन ट्रेन की तरफ गिरता है, ट्रेन से पीछे नहीं, क्योंकि प्रेशर है ना, यहाँ पीछे कम है, आगे है ना, पीछे ज्यादा है आगे कम है, तो उससे आगे की तरफ वो प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स फील हो रहा है। बिकॉज अ फास्ट मूविंग ट्रेन प्रोड्यूसेस लार्ज वेलोसिटी इन एयर, क्योंकि ये जो फास्ट मूविंग ट्रेन जब पास करेगी तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी बिटवीन पर्सन एंड द ट्रेन, एंड हेंस प्रेशर डिक्रीजेस। तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, तो एयर की वेलोसिटी ज्यादा, तो यहाँ प्रेशर घट गया। So excess pressure on other side pushes the person towards the train, तो जो पीछे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो ये पीछे वाला प्रेशर इस आदमी को पुश करेगा towards the train। तो ये है मेरा और दो एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम। नेक्स्ट एप्लीकेशन आते हैं बर्नौलीज थ्योरम का वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का सेटअप कुछ ऐसा होता है ना, ये आपका एक पाइप रहा जहाँ पे यहाँ पे एरिया है A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पे एरिया है A2। यहाँ पे लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड की डेंसिटी रो, और यहाँ से जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी V1, यहाँ पे वेलोसिटी V2, यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2। इस प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने कनेक्ट किया मैनोमीटर। यहाँ पे जो लिक्विड रखा है उस लिक्विड की डेंसिटी रो m, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये प्रेशर P2 जो होगा और ये प्रेशर जो P1 होगा, तो P1 और P2 में मेरा प्रेशर जो ज्यादा होगा वो कहाँ पे होगा, P1 पे ज्यादा होगा, इसीलिए लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगा। तो ये प्रेशर डिफरेंस के लिए हम ये मैनोमीटर कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये वेंचुरीमीटर क्यों यूज किया जाता है, टू फाइंड द स्पीड ऑफ लिक्विड्स ना, यहाँ से कितना स्पीड निकला, यहाँ से ये जो लिक्विड है किस स्पीड से निकला, बर्नौलीज थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इट इज अ गॉज पुट ऑन अ फ्लो पाइप ना, ये एक फ्लो पाइप पे एक गॉज लगाया गया ना, दैट इज टू मेजर प्रेशर डिफरेंस, याद होगा P1 माइनस P2 रो GH, ठीक है। तो टू मेजर द फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ लिक्विड, इस वेंचुरीमीटर का एक ही काम है, स्पीड लिक्विड की स्पीड को आइडेंटिफाई करना, पता करना। लेट लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो बी फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। तो लेट से ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड की डेंसिटी रो है जो इस A1 एरिया को क्रॉस करके जा रहा है। लेट A2 बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द थ्रोट, और यहां से जहां से निकल रहा है वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और वहां पे वेलोसिटी है उस लिक्विड की V2, एंड अ मैनोमीटर इज अटैच्ड। यहाँ पे एक मैनोमीटर अटैच किया इस प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर गॉज को मेजर करने के लिए। लेट V1 एंड P1 बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एंड प्रेशर एट पॉइंट A, है ना। तो इस A पॉइंट पे P1 और V1 प्रेशर और वेलोसिटी हो गया उस लिक्विड का, एंड V2 एंड P2 बी द करेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज एट पॉइंट B। तो इस B पॉइंट पे प्रेशर P2 और वेलोसिटी V2, हमारा टारगेट है क्या निकालना, इस V1 और V2 निकालना। तो अब हम क्या करने जाएंगे, अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और V1 या V2 में कोई एक निकाल लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट अब क्या करने जा रहे हैं, इस A और B पे हम दो इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, बर्नौली और कंटिन्यूटी की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से
क्या बोल सकते हैं, ए और बी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो जाता है। A1 V1 इज इक्वल टू मेरा बन गया A2 इंटू V2। मुझे V1 या V2 में कोई एक निकालना था, तो लेट्स से V2 बन गया हमारा A1 बाई A2 इंटू क्या बन के आ गया V1। मैं V1 निकाल लूंगा तो V2 मेरा बस यहाँ V1 रखते हुए V2 भी आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करने जा रहा हूं, A और B पॉइंट पे मैं लिखने जा रहा हूं उस प्रेशर डिफरेंस की इक्वेशन। इस A और B पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन कैसे, पास्कल्स लॉ को यूज करते हुए कि यहाँ पे अगर प्रेशर P2 है तो अभी तक तो ये सेम लिक्विड है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा मेरा P2, एंड यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, यहाँ प्रेशर P1 है तो यहाँ पे प्रेशर P1। अब सेम हाइट पे क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक्स है तो यहाँ पे डेंसिटी सेम होगा, तो h हाइट नीचे आऊंगा तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा P2 प्लस रो m इंटू जी इंटू कितना हाइट h नीचे है, h हाइट हमें डिफरेंस पता चल गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दूसरा इक्वेशन पास्कल्स लॉ से, इस पॉइंट पे प्रेशर P1 और सेम लिक्विड है तो यहाँ पे भी सेम हाइट पे प्रेशर हो गया P2 प्लस रो m जी एच। रो m उस मैनोमीटर वाला लिक्विड और रो वो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उस ट्यूब में, तो यहाँ से P1 मुझे पता है P2 से बड़ा, इसीलिए लिक्विड फ्लो कर रहा है A से B पॉइंट पे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरा आया सेकेंड इक्वेशन। अब आते हैं तीसरी इक्वेशन लिखने, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम ना। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन लिखने जाऊं तो बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से आप क्या लिख सकते हो, इस पे और इस पे यहाँ पे माना गया है ये आपका जो ग्रेविटेशनल हेड है वो सेम है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो मैं लिखूंगा P1 इस पॉइंट पे प्लस यहाँ बना हुआ है हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर। रो GH वाला पार्ट कैंसिल कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, सेम है दोनों का। अब इस पॉइंट पे लिखा है P2 प्लस ये बना हुआ है हाफ रो क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी रो है इंटू V2 स्क्वायर। अब मुझे क्या पता है P1 माइनस P2 पता है, तो इस P2 को यहाँ लाया जाए तो ये बन गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो, और इस पार्ट को यहाँ ले जाऊं तो ये बना हुआ है V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आया मेरा V1 स्क्वायर। अब P1 माइनस P2 की जगह क्या लगा दिया जाए, यहाँ पे आप लिख दीजिए रो mgh इज इक्वल टू यहाँ पे है हाफ रो इनटू, अब इस V2 की जगह क्या लिख दे ये रहा, तो A1 बाई A2 का होल स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो A1 बाई A2 का होल स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर माइनस ये बना हुआ है V1 स्क्वायर। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बना 2 रो m GH डिवाइडेड बाय इस लिक्विड की डेंसिटी रो, और यहाँ पे V1 स्क्वायर बाहर निकाल लिया और अंदर पड़ा है A1 बाय A2 का मेरा होल स्क्वायर माइनस 1 करते हुए। अब इसको आप इसके नीचे ले जाइए और V1 स्क्वायर है तो V1 निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये बन गया है स्क्वायर रूट ऑफ, न्यूमरेटर में पड़ा है मेरे पास 2 रो mgh डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में पड़ा है मेरे पास रो इंटू ये बन गया आपका A1 बाय A2 का यहाँ पे है होल स्क्वायर माइनस 1 करते हुए। तो ये मेरा निकल के आया किस पॉइंट पे वेलोसिटी, A पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई ना, तो ये हमने निकाली इस लिक्विड की वेलोसिटी एट पॉइंट A पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई, V1 को यहाँ रख दोगे तो आपका V2 वेलोसिटी भी आ जाएगा। वेंचुरोमीटर का काम ही क्या है, टू डिटरमाइन द स्पीड फ्लूइड है ना, फ्लूइड की जो स्पीड है एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये है मेरा 3 इक्वेशन का यूज करके हमने क्या कर लिया, इस वेलोसिटी को निकाल लिया। आपको ये डिफरेंस समझ आना चाहिए, रो m मैनोमीटर ट्यूब का लिक्विड, G आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, H ये मैनोमीटर ट्यूब में जो डिफरेंस हाइट का, रो जो लिक्विड की डेंसिटी, A1 A2 ये एरिया हो गए -1, ठीक है। तो ये रहा आपका वेंचुरीमीटर पे डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले वेंचुरीमीटर पे एक क्वेश्चन करते हैं। हॉरिजॉन्टल पाइप कैरीज वाटर इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब आइडियल फ्लूइड, बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हो। एट अ पॉइंट अलोंग द पाइप वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सपोज कीजिए यहाँ पे जो A1 एरिया है वो हमें कितना है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है। वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से लिक्विड किस स्पीड से निकल रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकल रहा है। एंड प्रेशर इज 2000 पास्कल, और इस पॉइंट पे प्रेशर जो है P1 वो है मेरा 2000 पास्कल करते हुए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर ऑफ वाटर एट अनदर पॉइंट वे क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस साइड में क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, तो यहाँ पे A2 की वैल्यू मुझे गिवन है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मुझसे पूछा गया है ना pressure of water at another point the cross sectional area is 5 square centimeter will be। तो यहाँ पे प्रेशर P2 कितना होगा ये पूछा गया। प्रेशर P2 निकालना है तो आपको सबसे पहले V2 निकालना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं A1 V1 is equal to A2 into V2। वो जो हमें मैनोमीटर दिया होता था प्रेशर डिफरेंस के लिए तो वो यहाँ नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे इक्वेशन से काम करेंगे। यहाँ पे A1 है 10 और V1 है 1 और यहाँ पे A2 है मेरा 5, तो यहाँ पे V2 आ जाएगा आपका 2 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो V2 जो स्पीड आया वो आ गया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड मेरी निकल के आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब हॉरिजॉन्टल पाइप है तो आप दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन। ये तो हुआ मेरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फ्लूइड मैकेनिक्स में दो ही इक्वेशन से काम होगा, एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से और एक है बर्नौलीज इक्वेशन से। तो चलिए अब बर्नौलीज इक्वेशन की बात की जाए तो बर्नौली इक्वेशन 1 और 2 पे बात करने जा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल पाइप है तो ग्रेविटेशनल हेड नेग्लेक्ट कर दिया, तो हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ बन गया है P2 प्लस ये बना हुआ है हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर करते हुए। अब मुझे क्या चाहिए, P2 चाहिए, P1 पता ही है वो वाटर बोला गया, V1 V2 आप निकाल चुके हो, तो यहाँ से मेरा P2 निकल के आ गया P1 प्लस ये है हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा तो V2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से P2 मेरा आ गया, P1 मेरे पास था 2000 पास्कल SI यूनिट में बोल रहा हूँ, प्लस हाफ लिक्विड की डेंसिटी SI यूनिट में, वाटर की 1000, V1 है आपका 1 और V2 आपने निकाला हुआ है इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये P2 मेरा निकल के आया इज इक्वल टू 2000, अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 500 और ये -3 हो गया ना, तो -1500। तो यहां से आप बोल सकते हो P2 मेरा निकल के आ गया इज इक्वल टू 500 पास्कल करके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का तो लास्ट एप्लीकेशन आते हैं बर्नौलीज थ्योरम का, दैट इज टॉरिस-सेलीज थ्योरम या स्पीड ऑफ एफ्लक्स। इसमें क्या होता है, सपोज एक कंटेनर है, एफ्लक्स इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, एफ्लक्स मतलब बाहर जाना, उसके बेसिस पे एक टॉरिस-सेली ने एक थ्योरम दिया। क्या था, सपोज ये कंटेनर है, कंटेनर में एक लिक्विड है और इस कंटेनर में जो लिक्विड है उसका हाइट है h, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस सरफेस से h हाइट नीचे पे ना, सरफेस से हाइट मेजर हो रही है, h हाइट नीचे आपने इस पॉइंट पे क्या क्रिएट किया, एक होल क्रिएट किया ना। जैसे यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दिया तो यहाँ से पानी क्या होगा, बाहर निकल के आएगा। तो ये जब पानी बाहर निकल के आएगा तो ये किस स्पीड से मेरा बाहर निकल के आएगा, वो एफ्लक्स स्पीड हमें पता करनी है। तो ये जो स्पीड है VE, दिस इज माय एफ्लक्स स्पीड। ये एफ्लक्स स्पीड जो है टॉरिस-सेली ने इसके बारे में डिस्कशन किया। तो उसको कैसे किया, तो इस पॉइंट A पे और इस पॉइंट B पे जैसे जस्ट बाहर जो निकला होगा, इन दो पॉइंट पे क्या किया है ना, बहुत छोटा होल क्रिएट किया गया है। तो एकदम हॉरिजॉन्टल है ना, ये निकल के आएगी माना गया है। तो ये जो लिक्विड होगा उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, फिर हम निकालेंगे कितना इसका लेट से आपका रेंज होगा, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये सब आगे डिस्कस होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, बर्नौलीज थ्योरम यूज करने वाला हूं A और B पॉइंट पे। तो कैसे किया जा रहा है बर्नौलीज थ्योरम का यूज, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये A पॉइंट भी आपका है ना एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, B पॉइंट भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो दोनों साइड में जो प्रेशर वाला पार्ट होगा वो तो P0 ही हो जाएगा, ये हो गया P0। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर आप पानी की टंकी में जाके देखेंगे, नीचे से अगर कोई नल खोल देता है आपको लगेगा कि जो पानी की वेलोसिटी है वो कितनी है, यहाँ पे 0 ना, यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो A पॉइंट पे जो वेलोसिटी वाला पार्ट है वो 0 हो गया, पर यहाँ पे B पॉइंट पे जो वेलोसिटी वाला पार्ट है वो हो गया हाफ रो इंटू VE स्क्वायर, जहाँ पे मेरी VE बनी हुई है एफ्लक्स स्पीड। अब मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पार्ट की बात करूँ तो अगर
ये रेफरेंस लेवल है तो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट जीरो हो गया, और यहाँ पे h हाइट ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट हो गया प्लस रो जी एच। तो ये होता था P नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये याद रखना है, रेफरेंस हम इसके रेस्पेक्ट में, जैसे होता है ना ग्राउंड, इसको मान लिया तो h हाइट ऊपर जाते हैं तो प्लस रो जी एच, तो प्लस रो जी एच वाले पार्ट को a पॉइंट पे ऐड कर दिया। अब यहाँ से क्या है, P नॉट से P नॉट आपका कैंसिल हो गया, तो ये बन के आया रो जी एच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, तो यहाँ से वी स्क्वायर मेरा हो गया इज इक्वल टू 2gh। तो मैं यहां बोल सकता हूं वी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट अंडर 2g इंटू एच। और ये जो h है, ये h कहां से मेजर किया है, सरफेस से ना, जो सरफेस ऑफ वाटर वहां से मेजर किया, ग्राउंड से नहीं, सरफेस से। तो ऐसे सोच सकते हो जब एक पार्टिकल को थ्रो किया जाता है, रिलीज किया जाता है ना, तो h हाइट नीचे आने पे उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, आप मोशन अंडर ग्रेविटी से रूट अंडर 2gh कह सकते हो। तो ये हमने निकाला, रूट अंडर 2gh इस स्पीड से निकल के आएगा। अब मेरा काम क्या है, अब इसके आगे मुझे काम क्या करना है, मुझे यहाँ पे बोलना है ये जो होगा पार्टिकल है ना, ये जो लेट्स से लिक्विड निकलेगा हॉरिजॉन्टल स्पीड से, ये कितना टाइम हवा में रहेगा, कितना दूर जाएगा, ये सब अब हमें डिस्कस करना है। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, यहाँ तक का आप डिस्कस करने जा रहे हैं, रेंज हो गया, कितना टाइम हो गया, ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल में क्या किया जाता है, यहाँ पे जो है ओरिजिन मान लिया। अब ये जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है वो रूट अंडर 2gh, जो फ्लक्स स्पीड है वो x एक्सिस में, तो उत्सव करके हम काम करेंगे। तो x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रूट अंडर 2gh, वो x एक्सिस की तरफ है, और y एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल 0। और फिर हम बोल सकते हैं आपका एक्सीलरेशन, यहाँ बस ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रहा है, तो एक्सीलरेशन y डायरेक्शन -g हुआ, और x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं। फिर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो इसका रेंज कहलाएगा। आगे की तरफ है तो ये बन गया प्लस r, एंड सिमिलर वे में यहाँ पे ना जो ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये कंटेनर का हाइट h था, यहाँ पे होल जो क्रिएट किया वो स्मॉल h हाइट पे है, तो ये हो गया h माइनस h, और नीचे की तरफ है तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ माइनस ऑफ h माइनस h। अब मुझे क्या करना है, मुझे दो चीज यहाँ पता करनी है, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, एंड दूसरा चीज यहाँ पे आपको रेंज पता करना है। ये दो आपके टारगेट है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। कैसे पता किया जाए, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं है ना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन का यूज करने जाऊं तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, इसका यूज किया जाए तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है माइनस ऑफ h माइनस h इज इक्वल टू y डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड 0, हाफ ऑफ y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन है माइनस g, और फिर t टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक आने का टोटल टाइम हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट जितने टाइम हवा में था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन के आया 2 टाइम्स h माइनस h है ना, इस g को इसके नीचे लिख दिया जाए तो ये चीज हो गया t स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट होके ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, कितनी देर ये जो है ना लिक्विड होगा जब इससे निकलेगा, कितनी देर ये हवा में रहेगा, ये पार्ट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेंज कितना होगा। तो रेंज के लिए अगर मैं बोलूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, तो फिर से s इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, यू टी प्लस यहाँ बना हुआ है हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो s x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट प्लस r, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी रूट अंडर 2gh, और t टाइम ऑफ फ्लाइट t आप निकाल चुके हो, रूट अंडर यहाँ पड़ा हुआ है 2 टाइम्स h माइनस h डिवाइडेड बाई g, और क्योंकि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0, तो ये काम ही खत्म हो गया। अब ये कितना आया, तो ये रेंज जो हो गया, ये रेंज की वैल्यू आई देखिए, रूट जी से रूट जी कैंसिल, और रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4, 2 बाहर आ गया, ये बन गया h इंटू क्या निकल के आया, h माइनस h करते हुए। तो ये जो रेंज निकल के आया है, ये जो प्रोजेक्टाइल कवर करेगा, ये रेंज मेरा निकल के आया है 2 अंडर रूट h इंटू h माइनस h। अब इसको मैं एक है ना बात करूं, यहाँ पे जैसे जैसे ये h तो आपका कांस्टेंट है, अब जैसे जैसे ये हाइट आप चेंज करोगे, जहां होल आप क्रिएट कर रहे हो, वैसे वैसे ये जो रेंज होगा ये चेंज होता जाएगा।
पर एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पे ये रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कौन सा पॉइंट है जहां पे मेरा रेंज मैक्सिमम होगा और वो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या है, ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अब हमने देखा ये हाइट जहां हम होल क्रिएट कर रहे हैं वो चेंज हो सकती है, वो चेंज होगी तो रेंज चेंज होगा। तो रेंज इसका मैक्सिमम कहां होगा, ठीक है, मैक्सिमम रेंज हम बात करने जा रहे हैं, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। तो मैक्सिमम रेंज की अगर बात करूं तो मुझे इस रेंज को मैक्सिमाइज करना है, मतलब मैं इस R जो फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज करने की बात करूं तो R इज इक्वल टू क्या बना हुआ है, 2√h इंटू h माइनस h। अब बात हो रही है रेंज को मैक्सिमाइज करो या इसके स्क्वायर को मैक्सिमाइज करो, बात एक ही है ना। तो इससे फायदा क्या होगा कि इस क्वांटिटी को y कह दिया जाए, तो इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करो या इसको मैक्सिमाइज करो, एक ही बात है। अब मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है जो चीज चेंज हो रही है। यहाँ बस ये स्मॉल h चेंज हो रहा है, कैपिटल H तो कांस्टेंट है, तो dy/dx इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करने की बात करूं तो dy/dh ऑफ ये बना हुआ है 4 इंटू h माइनस h इज इक्वल टू आ गया 0। अब क्या कीजिए 4 बाहर निकाल लीजिए और ये इसको लिख दीजिए d/dh ऑफ ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये चीज बन गया h इंटू एच माइनस h इंटू एच हो गया मेरा h स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे बन गया है मेरा 0। अब यहाँ देखो 0/4 तो 0 हो गया, उसका कोई काम नहीं। अब d/dh यहाँ पे बन गया d/dh ऑफ h इंटू एच माइनस यहाँ पे बना हुआ है d/dh ऑफ h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोला जा सकता है 0। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है कैपिटल H वो तो बाहर आ गया, ये बन गया d/dh ऑफ h माइनस h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h इक्वल टू 0, dh कैंसल, h माइनस 2h इक्वल टू 0। यहाँ से स्मॉल h कितना आ गया h/2। कहने का मतलब अगर मैं ये 10 मीटर का है, अगर मैं 5 मीटर पे होल क्रिएट करता हूं तो जो रेंज आएगा वो मेरा मैक्सिमम रेंज बन जाएगा। अब वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, अगर ये बात की जाए, ये तो हमने निकाल लिया रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा तो इस h को यहाँ रख दो h/2 पे, तो h/2 पे अगर रख दूं तो ये बन के आ गया 2√अंडर स्मॉल h की जगह h/2 रख रहा हूं, फिर h माइनस स्मॉल h की जगह h/2 रख रहा हूं, तो ये मेरा बन गया इज इक्वल टू 2, यहाँ पे है h/2 इंटू h माइनस h/2 ये हुआ h²/4 मतलब h/2। तो मैं बोल सकता हूं मेरा मैक्सिमम रेंज कितना होगा, मैक्सिमम रेंज हो जाएगा इज इक्वल टू h, 2 से 2 कैंसिल हुआ, मतलब जितना इस कंटेनर में पानी का हाइट है उतना मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। और किस पे मैक्सिमम होगा, जब ये हाइट जो हो जहां पे होल क्रिएट किया है वो हाफ ऑफ द हाइट ऑफ कंटेनर हो जाए। अब इसको हम समझते हैं प्रैक्टिकली ये क्या बना हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले सपोज ये लेट्स से वाटर टैंक में 10 मीटर हाइट पे पानी है। अब 10 मीटर हाइट पे जो पानी है, अब मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, होल क्रिएट कर रहा हूँ, और ये रेंज जो मैक्सिमम आया h/2 पे वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स से अगर सपोज कीजिए 1 मीटर हाइट पे है ना, यहाँ से टॉप से 1 मीटर हाइट पे आप होल क्रिएट करेंगे तो ये स्मॉल h1 हो गया। तो यहाँ पे अगर रेंज का फॉर्मूला में रखूं स्मॉल h1 और ये 10 - 1 कितना हो गया आपका 9, तो 9 इंटू 1 आया 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 6, मतलब यहाँ पे होल क्रिएट करोगे तो ये जो हाइट होगा, ये जो रेंज ना जो पानी निकल के जाएगा वो कितना मीटर दूर जाएगा, मेरा 6 मीटर दूर जाएगा। ये आया मेरा फर्स्ट केस, जब मैंने कितना मीटर पे होल क्रिएट किया 1 मीटर पे। अब मैं बोल रहा हूं अगर मैंने ना टॉप से लेट्स से 9 मीटर पे होल क्रिएट किया होता, उस टाइम पे आपका रेंज कितना आता, तो उस टाइम पे रेंज देखो यहाँ पे अब h जो स्मॉल h है जो सरफेस से मेजर किया जा रहा है उसकी वैल्यू 9, मतलब ग्राउंड से 1 हो गया जो ऊपर था, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल h की वैल्यू 9, 10 - 9 1, तो 9 इंटू 1 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 6, मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पे भी जो रेंज आएगा वो सेम पॉइंट आएगा। मतलब यहाँ से एक पॉइंट हो जाता है कि एट h इज इक्वल टू है ना, लेट्स से h1 एंड h इज इक्वल टू h माइनस h1। जैसे ये h1 अगर मेरा 1 मीटर है और यही जो है इसी दूसरा जो h निकाले वो आप h माइनस h1 करके निकाले, दोनों
पे आपका रेंज जो होगा वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। कहने का मतलब अगर 2 मीटर पे हम होल क्रिएट किए और 10-2 8 मीटर पे होल क्रिएट किए, दोनों पॉइंट पे आपका रेंज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, सपोज कीजिए अगर अब जैसे हमने 1 पे बात कर लिया, अब और कोई ऐसा ही अगर पॉइंट चूज किया जाए ना, जहां पे लेट्स से h इज इक्वल टू 2 पुट किया जाए, है ना, तो h इज इक्वल टू 2 मीटर पे अगर बात करूं, यहां से 2 मीटर पे आते हैं ना, सरफेस से 2 मीटर पे आता हूं, तो यहाँ 2 हुआ और 10-2 8, तो ये हुआ 8 इंटू 2 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 इंटू 2 8, मतलब अब ये जो रेंज हुआ 8 मीटर, थोड़ा आगे गया ना, ये रेंज आया आपका 8 मीटर। अब बोल रहा हूं यही 8 मीटर रेंज और किस हाइट पे आई है, जो 2 मीटर पे आई है वही 10-2 कर लो, दैट इज 8 मीटर। मतलब इस सरफेस से अगर मैं 8 मीटर हाइट पे होल क्रिएट करता हूं ना, 8 मीटर हाइट पे मैंने होल क्रिएट किया, तो जो रेंज आया वो मेरा क्या आया, सेम आया। और वो रेंज कितना आया, 8 मीटर आया। अब बात हो रही है, आप ऐसे करते करते अगर h/2 पे आ जाते हो ना, h/2 मतलब ऊपर से देखो, जितना ऊपर से आते रहूंगा उतना ही नीचे से भी आऊंगा, ऊपर से 2 मतलब नीचे से भी 2, देख रहे हैं ये 8 है मतलब नीचे से भी 2। अब एक पॉइंट आएगा दैट इज 5 मीटर, ये 5 मीटर पे जो मेरा रेंज निकल के आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। और वो मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर लिया जाए, देखिए 5 और यहाँ 10-5 5, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 इंटू 2 10 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि एट h इज इक्वल टू h/2 रेंज मैक्सिमम होता है, और जितना ऊपर से क्रिएट करते हो उतना ही नीचे से होल क्रिएट करने पे आपका जो रेंज होता है वो ना सेम होता है। ये 2 रिजल्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेसिस पे हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो आगे बढ़ने से 32 पे बात करने, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ स्मॉल होल ऑफ अ लार्ज वेसल कंटेनिंग 2 डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी 2 रो एंड रो एज शोन। ये रहे 4 ऑप्शन, ये रहा डायग्राम, एक बार वीडियो पॉज करें खुद ट्राई करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी पे बर्नौली की इक्वेशन लिखेंगे, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो एटमॉस्फेयर के है ना कांटेक्ट में है, तो दोनों पॉइंट पे प्रेशर आपका क्या होगा, सेम होगा, दैट इज P नॉट करते हुए यहाँ पे किस स्पीड से ये एफ्लक्स स्पीड कितनी होगी ये हमें देखना है। तो ए पॉइंट पे हम बोल सकते हैं, ए और बी पॉइंट पे आपको बर्नौलीज का इक्वेशन लिखना है। तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जो प्रेशर वाला पार्ट है वो तो सेम है, P नॉट। अब बात की जाए आपकी रो जी एच की, तो इसको अगर आप रेफरेंस लेवल मान रहे हो तो बी पॉइंट पे रो जी एच वाला पार्ट 0 हो गया, और इस ए पॉइंट पे प्रेशर वाला है ना जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट हो जाएगा। यहां से यहां जाओगे ऊपर तो ये हो जाएगा 2 रो जी एच, और यहां से यहां जाओगे फिर हो गया 2h रो जी करते हुए। तो यहां से यहां के लिए मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू 2 रो इंटू जी इंटू एच, फिर यहां से यहां तक के लिए लिख सकता हूं रो इंटू जी इंटू 2h। और फिर हम बात करें अगर वेलोसिटी वाले पार्ट की ना, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल वाला पार्ट 0 हो गया। अब वेलोसिटी वाले पार्ट की बात हो तो यहाँ पे ए पॉइंट पे वेलोसिटी हाफ रो वी स्क्वायर वाला पार्ट 0 हो गया, और इस बी पॉइंट पे आपका लिक्विड का जो डेंसिटी जो बाहर निकल के आ रहा है वो है आपका 2 रो वाला, तो हाफ ऑफ 2 रो इंटू मेरा हुआ वी ई स्क्वायर करते हुए। अब यहाँ देखिए इस पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हुआ, 2 रो जी एच प्लस 2 रो जी एच, यह आया 4 रो इंटू जी एच, और राइट हैंड साइड में हाफ से हाफ गया, ये बन गया रो इंटू वी स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, तो वी ई स्क्वायर आया इज इक्वल टू 4gh। यहां से वी ई की वैल्यू आ गई रूट अंडर 4gh। रूट अंडर 4gh को मैं लिख सकता हूं रूट 4 तो हो गया 2 रूट अंडर gh करते हुए, तो 2 रूट अंडर gh, देयरफॉर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से क्वेश्चन नंबर 33 पे बात करने, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 immiscible liquids of density rho and 2 rho are filled in vessel as shown। दोनों हाइट h है। 2 small holes are punched at depth h/2। h/2 मतलब यहाँ से h/2 हो गया ना इसके मिड पॉइंट पे, और वैसे इसके मिड पॉइंट पे और h/2 प्लस h 3h/2 हो गया। तो h/2 एंड 3h/2 फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लाइटर लिक्विड, ये रो वाले से
ना। अब यहाँ बोला है इफ v1 एंड v2 आर वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स एट दीज टू होल्स, ये v1 और v2 यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स हो गई, तो इनका रेशियो पूछा है। तो हम v1 निकालने के लिए a और b पे बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे और फिर v2 निकालने के लिए a और c पॉइंट पे आप बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। a और b पे बर्नौलीज लगाते हुए a पॉइंट पे तो प्रेशर है P नॉट क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, और b पॉइंट पे भी जो प्रेशर वाला पार्ट हो गया वो हो गया P नॉट। अब बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल पार्ट की, तो b है ना को रेफरेंस मानोगे तो रो जी एच वाला पार्ट 0, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट है h/2 और लिक्विड की डेंसिटी रो, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन वाला पार्ट हो गया रो जी इंटू h/2। फिर वेलोसिटी वाला पार्ट बोलूं तो a पॉइंट पे लिक्विड की वेलोसिटी 0 और b पॉइंट पे लिक्विड रो वाला जो निकल रहा है उसकी वेलोसिटी है v1, तो हाफ रो v1 स्क्वायर। अब यहाँ से p नॉट कैंसिल, ये आया रो जी h/2 इज इक्वल टू यहाँ पे बना हुआ है हाफ रो इंटू v1 स्क्वायर। रो से रो कैंसिल ना, 2 से 2 कैंसिल, तो v1 स्क्वायर आया मेरा gh, दैट इज v1 की वैल्यू हो गई रूट अंडर gh करके। चलो a पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई ना, ये b पॉइंट पे आ गई v1 की वैल्यू। अब आते हैं यहाँ पे a और c पे, फिर से हम लिखने जा रहे हैं बर्नौली की इक्वेशन और उससे हम इस v2 की बात करेंगे। तो a पॉइंट पे आपका प्रेशर है P नॉट और c पॉइंट पे प्रेशर वाला पार्ट है P नॉट। फिर ग्रेविटेशन की बात करूं तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इससे यहाँ तक अगर आ जाए तो 2 रो वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो गया 2 रो इंटू जी इंटू h/2, और ये जो रो वाला पार्ट है लिक्विड उसका हाइट है h। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी वाले पार्ट की, तो a पे वेलोसिटी 0 और c पे वेलोसिटी है हाफ ऑफ लिक्विड है 2 रो वाला, तो 2 रो इंटू v2 स्क्वायर करके आया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया रो जी एच प्लस यहाँ पे बना रो जी एच, यहाँ पे P नॉट कैंसिल हुआ, यहाँ आया रो इंटू v2 स्क्वायर करते हुए, तो यहाँ से मेरा हो गया 2 रो जी एच इज इक्वल टू रो इंटू v2 स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, यहाँ से v2 की वैल्यू आ गई 2gh का रूट अंडर v1 आ गया v2 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है, v1 बाय v2 का रेशियो। v1 कितना है रूट अंडर gh, v1 है रूट अंडर gh, और फिर मेरा v2 है आपका नीचे 2gh का रूट अंडर, रूट gh कैंसिल, ये हुआ 1 बाय रूट अंडर 2, 1 बाय रूट अंडर 2, therefore करेक्ट ऑप्शन हो गया C। तो ये है क्वेश्चन 4 पे बात करने, अ टैंक इज फिल्ड अप टू अ हाइट h विद अ लिक्विड एंड इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये एक लिक्विड से भरा हुआ है, प्लेटफॉर्म h हाइट पे रखा गया, लिक्विड में भी हाइट h है, टू गेट मैक्सिमम रेंज xm। ये रेंज अगर मैक्सिमम करना है, अ स्मॉल होल इज पंच्ड एट अ डेप्थ ऑफ y फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड। इस सरफेस से y डिस्टेंस पे एक होल क्रिएट किया गया और यहाँ से पूछा गया है आपसे कि xm मैक्सिमम रेंज क्या होगा और मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन क्या होगी। अगर ये ग्राउंड होता तो ये y की हमने बात की थी h/2 हो जाएगा मैक्सिमम रेंज के लिए, और मैक्सिमम रेंज हो जाएगा आपका जो कंटेनर में लिक्विड की हाइट है h। पर यहाँ पे अभी ये प्लेटफॉर्म को भी h हाइट पे रख दिया गया है, तो हम जानते हैं ये जो एफ्लक्स स्पीड होगा ना, ये आपका सिंपली क्या आएगा इज इक्वल टू, हमने बात किया था रूट अंडर 2g इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज y करके ना। इस पे तो कोई डिपेंड नहीं करेगा प्लेटफॉर्म पे कहाँ रखा हुआ है। अब हमें क्या पता करना है, ये रेंज पता करना है और उसको फिर मैक्सिमाइज करना है क्योंकि हम y वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम करने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले वही उत्सव से अगर मैं बात करूं तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहा हूं। तो यहाँ से यहाँ तक का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर देखूं तो ये है h और ये है आपका कितना है h-y, तो y डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका h प्लस h-y करते हुए। तो अगर उत्सव से हम लिखने जाएं तो लेट्स से उत्सव अगर लिखता हूं तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -g और y डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2h-y, और क्योंकि नीचे की तरफ हुआ है माइनस, और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा तभी रेंज आएगा। चलिए अब यहाँ से कैसे लिखेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s कितना है, ये रहा s, दैट इज माइनस ऑफ 2h-y इज इक्वल टू s हो गया, u है 0, हाफ ऑफ a की वैल्यू है -g इंटू टी स्क्वायर,
यहाँ से मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया t इज इक्वल टू सीधा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 इंटू दिस इज 2h माइनस वाई डिवाइडेड बाई g इसका रूट अंडर, यह आया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर ये जो लिक्विड है हवा में रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, उसके बाद ये रेंज जो है इस रेंज को लिखने की बात कर रहा हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, तो अब x s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर x डायरेक्शन के लिए लिखें हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्रोजेक्टाइल में x डायरेक्शन का तो एक्सीलरेशन 0 हो गया, तो सीधा sx तो आ गया मेरा xm, है ना। ये जो मैक्सिमम रेंज हमें जो करना है, तो ये मैक्सिमम रेंज कितने पे होगा ये हम देखना चाहते हैं। तो ये रेंज हो गया r करके हुए, है ना। r इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में बनी हुई है, रूट अंडर 2gy इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाला है इज इक्वल टू रूट अंडर ये है 2 इंटू 2h माइनस वाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बना है g, रूट जी गया 2 रूट 2, ये 2 बन के बाहर आया, ये हो गया y इंटू 2h माइनस वाई करते हुए, ये आया रेंज। अब इस रेंज को मैक्सिमाइज करना है या इसके स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है, बात एक ही है। तो इसके स्क्वायर इसलिए कर दिया जाता है कि ये आपको स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन ना करना पड़े। तो ये ब्रैकेट खोलोगे, ये हो गया 2hy माइनस यहाँ पे आया y स्क्वायर। अब इस z को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज z, तो z को मैक्सिमाइज करने का मतलब जिसको मैक्सिमाइज करना है उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू जो चीज वेरी कर रहा है। यहाँ क्या चीज चेंज कर रहा है, y, तो y के रेस्पेक्ट में, तो ये आ गया d बाई डी वाई ऑफ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2hy माइनस ये बना हुआ है y स्क्वायर करते हुए। अब यहाँ पे 4 बाहर आएगा और इसको किसके बराबर कर देना है, मैक्सिमम का मतलब 0 के बराबर, तो 4 0 के नीचे गया। अब 4 है ना, तो यहाँ 2h बाहर हो गया और फिर ये बना हुआ है d बाई डी वाई ऑफ y, फिर माइनस यहाँ पे है d बाई डी वाई ऑफ, ये बन गया मेरा y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करूंगा तो dy से dy गया, तो ये बन गया आपका इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हो 2h माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया 2y इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं बोलूं मैक्सिमम रेंज के लिए ये जो y होना चाहिए, ये y कितना होना चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए h, है ना। इसको एकदम बॉटम पे आपको होल क्रिएट करना होगा, तो y h होना चाहिए और वो मैक्सिमम रेंज कितना निकल के आएगा, तो ये मैक्सिमम रेंज यहाँ पे अगर y की वैल्यू h कर दूं तो ये हो गया आपका 2h माइनस h, h इंटू h, ये h आया, तो h आया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर वो मैक्सिमम रेंज हो गया इज इक्वल टू ये h हुआ इंटू 2 इज 2h ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज जो होगा वो मेरा 2h होगा, ऑप्शन ए और सी। मतलब ये अगर यहाँ होल क्रिएट करोगे तो ये टोटल जो 2h हाइट है उतना दूर जाके ना ये पानी गिरेगा। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा ए और सी है। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर